Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue our second chapter of class 12 history book, and the name of the chapter is Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies. So this video is part 5th of this chapter, and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 5th टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस पार्ट को ज़रूर देखा होगा. बट अगर अभी तक आप लोगों ने किसी भी पार्ट को नहीं देखा है देन प्लीज़ चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. सो 5th टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार क्विकली इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको 5th टॉपिक को पढ़ने में आसानी हो. सो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा. चैप्टर के हमने शुरुआत में कुछ अर्लीस्ट स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, एंड उन सारे अर्लीस्ट या फिर लार्ज स्टेट्स को महाजनपद कहा जाता था. हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में 16 महाजनपद के बारे में जाना जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल किया करते थे. एंड उन 16 महाजनपद में से 7 महाजनपद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. एंड अगेन उन 7 महाजनपद में से जो मगध महाजनपद था वो एक पावरफुल महाजनपद के रूप में इमर्ज होता है. एंड फिर हमने क्या पढ़ा. मगध महाजनपद के ऊपर रूल करने वाले जो सबसे अर्लीस्ट एंड इम्पॉर्टेंट एम्पायर था उसके बारे में हमने पढ़ा. एंड उस एम्पायर का क्या नाम था. उस एम्पायर का नाम था मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस किया. उसके बाद मौर्यन एम्पायर खत्म होने के बाद, मौर्यन एज खत्म होने के बाद जब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में संगम एज का स्टार्टिंग होता है, संगम एज के टाइम पीरियड के दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट किंगडम्स या फिर चिफडम्स थे उन सारे इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड चिफडम्स के बारे में हमने पढ़ा. जैसे कि फॉर एग्जांपल चोलास, चेरास एंड पांड्यास जो कि बेसिकली साउथ इंडिया में रूल करते थे. इसके अलावा सतवाहनास, साकास एंड खुशाना एम्पायर के बारे में भी हमने पढ़ा. एंड फिर संगम एज खत्म हो गया. उसके बाद गुप्ता पीरियड का स्टार्टिंग होता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में भी पढ़ लिया. नाउ हमारा ये जो 5th टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है अ चेंजिंग कंट्री साइड. इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. अभी तक हमने बेसिकली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के स्टेट्स के बारे में पढ़ा एंड उन सारे स्टेट्स या फिर टाउन्स में रूल करने वाले एम्पायर्स या फिर रूलर्स के बारे में जाना. बट 5th टॉपिक में हम लोग कंट्री साइड के बारे में जानने वाले हैं. कंट्री साइड का मतलब क्या होता है. कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र. यानी कि अब हम लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूरल एरियाज के बारे में भी जानेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में भी जानेंगे कि जिस टाइम पीरियड में ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ का इमर्जेंस हो रहा था, जिस टाइम पीरियड में ये सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल कर रहे थे, उस टाइम पीरियड में कंट्री साइड में क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ चेंजेस हो रहा था. यानी कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में क्या कुछ हो रहा था. इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्री साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं. एंड उन सारे कंट्री साइड रूरल एरियाज में रहने वाले जो रूरल पॉपुलेशन थे, जो रूरल पीपल थे, उन सारे लोगों के बारे में जानने वाले हैं. टॉपिक नंबर 5 का पहला सब टॉपिक है पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स. इस टॉपिक का स्टार्टिंग ही एक क्वेश्चन के साथ होता है दैट व्हाट डिड सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट देयर रूलर्स. सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा. उन सारे इंपॉर्टेंट किंगडम्स या फिर चीफडम्स में रहने वाले जो प्रजा थे, जो लोग थे, आखिर वे लोग अपने रूलर्स के बारे में क्या सोचते थे. इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस टॉपिक में फाइंड आउट करेंगे. परसेप्शन का मतलब होता है टू थिंक अबाउट, यानी कि पॉपुलरली लोग अपने राजाओं के बारे में क्या सोचते थे, उनका अपने राजा के प्रति क्या धारणा था. उसी चीज़ के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. आखिर हिस्टोरियंस इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि पहले के टाइम पीरियड में जो सब्जेक्ट्स होते थे, जो प्रजा होते थे, वे लोग अपने राजाओं के बारे में क्या सोचते थे. ऑब्वियसली जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्रिप्शन बहुत बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर जो भी वर्ड्स या फिर जो भी लेटर्स को कट करके लिखा जाता है उसी को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है. ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शन भी हमें हर एक क्वेश्चन के आंसर को प्रोवाइड नहीं करता है. दैट मीन्स कि ज़्यादातर जितने भी हिस्टोरियंस है, जो स्कॉलर्स है, जब भी उन्हें हमारे एंशियंट हिस्ट्री को फाइंड आउट करना होता है, जब भी उन्हें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास को जानना होता है, देन वो लोग बेसिकली इंस्क्रिप्शन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं. एंड इंस्क्रिप्शन के अलावा और भी जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस है उन सारे सोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड होते हैं. बट कई बार इंस्क्रिप्शन भी हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड नहीं करता है. जैसे कि ये जो क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट्स अपने राजाओं के बारे में क्या सोचते थे, इस क्वेश्चन का आंसर हमें किसी भी इंस्क्रिप्शन से नहीं मिलता है.
एंड इनफैक्ट पहले के टाइम पीरियड में जितने भी ऑर्डिनरी पीपल होते थे, यानी कि जितने भी कॉमन लोग होते थे, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि उन सारे किंगडम्स एंड चिफडम्स में रहने वाले जो सब्जेक्ट्स होते थे, जो प्रजा होते थे, वे लोग शायद ही अपना कोई भी अकाउंट्स वगैरह लिखते थे जिसमें वे लोग अपने थॉट्स एंड अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करते थे। दैट मीन्स कि ऑर्डिनरी पीपल अपना कोई भी अकाउंट्स नहीं लिखते थे, अपना कोई भी रिपोर्ट या फिर अपना कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लिखते थे। सो हिस्टोरियंस को इसीलिए उन सारे लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पता चलता है, यानी कि जो सब्जेक्ट्स होते थे, जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, वे लोग आखिर अपने राजाओं के बारे में क्या सोचते थे, या फिर वे लोग किंगडम्स में किस तरीके का एक्सपीरियंस को फील करते थे। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हिस्टोरियंस को नहीं पता चलता है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों ने कोई भी ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है जिसको पढ़ के हिस्टोरियंस उन लोगों के एक्सपीरियंस या फिर उन लोगों के थॉट्स को जान सके। सो जैसे कि हमें जितने भी किंग्स वगैरह के बारे में पता चलता है, सो हमें किस तरीके से पता चलता है, सो जितने भी इंपॉर्टेंट किंग्स होते हैं वे लोग अपने तारीफ में या फिर उन्होंने जो कुछ भी अचीवमेंट्स वगैरह किया है उसको वो लोग खुद इंस्क्रिप्शन में लिखवाते थे। जैसे कि लास्ट टॉपिक में ही हमने डिस्कस किया था कि ऐसे बहुत सारे राजा थे जो कि अपना खुद का तारीफ करवाते थे एंड उन सारी चीज़ों को वो लोग इंस्क्रिप्शन में लिखवाते थे, जिसको प्रशस्ति कहा जाता है। सो राजाओं के बारे में तो हमें पता चल जाता है फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शन, जो कि वो लोग खुद लिखवाते थे। बट आखिर हमें ऑर्डिनरी लोगों के बारे में कैसे पता चलेगा, वे सारे राजा जिन सारे सब्जेक्ट्स को रूल किया करते थे, सो उन सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंस या फिर थॉट्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। ऑर्डिनरी पीपल अपना कोई भी अकाउंट्स वगैरह नहीं लिखते हैं। सो आखिर हिस्टोरियंस इस क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन निकालते हैं। सो हिस्टोरियंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय एग्जामिनिंग द स्टोरीज कंटेन इन एंथोलॉजीज। सो एंथोलॉजी का मतलब होता है एक बुक जिसमें बहुत सारे राइटिंग्स या फिर आप कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे स्टोरीज या फिर पोएम्स लिखे हुए रहते हैं, नॉट बाय अ पर्टिकुलर राइटर, एक पर्टिकुलर राइटर द्वारा नहीं बल्कि अलग अलग ऑथर या फिर राइटर द्वारा। सो इन सारे एंथोलॉजीज में, इन सारे बुक में जितने भी स्टोरीज रहते हैं जो कि पुराने टाइम पीरियड के हैं, सो उन सारे स्टोरीज को एग्जामिन करके, उन सारे स्टोरीज को अच्छी तरीके से एनालाइज करके वे लोग पहले के टाइम पीरियड के जो कॉमन पीपल होते थे उनके बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। सो अगर हम एंथोलॉजीज का कुछ एग्जांपल देखें, सो जताकास एंड पंचतंत्र, सो ये दो बेस्ट एग्जांपल है एंथोलॉजीज के, यानी कि जताका एंड पंचतंत्र बेसिकली दो बुक का नाम है जिन सारे बुक में हमें पहले के टाइम पीरियड के बहुत सारे स्टोरीज देखने को मिलता है। एंड इन्हीं सारी स्टोरीज को अच्छी तरीके से एग्जामिन करने के बाद हिस्टोरियंस पहले के टाइम पीरियड के जो कॉमन पीपल होते थे, जो सब्जेक्ट्स होते थे, उनके बारे में या फिर उनके एक्सपीरियंस या फिर थॉट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। सो ये माना जाता है कि ज़्यादातर इन सारे बुक्स में या फिर एंथोलॉजीज में जो स्टोरीज होते हैं उसका ऑरिजिन किस तरीके से हुआ होगा। सो उनका ऑरिजिन हुआ होगा ऐसे पॉपुलर ऑरल टेल्स। पॉपुलर ऑरल टेल्स यानी कि ऐसी कहानियाँ जो कि बेसिकली ऑरली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। सो आप लोगों ने बचपन के टाइम में अपने ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडमदर से बहुत सारे स्टोरीज वगैरह सुने होंगे। सो वो सारी जो स्टोरीज होते हैं वो तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता है, हम लोग सुनते हैं उन सारी स्टोरीज को। सो इन सारे बुक्स में भी ज़्यादातर जो स्टोरीज थे उसका ऑरिजिन पॉपुलर ऑरल टेल्स की तरह ही हुआ है, यानी कि पहले के टाइम पीरियड में लोग कोई भी स्टोरीज वगैरह को सुनाया करते थे, देन वो जो स्टोरी होता था वो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता था, फिर दूसरे पर्सन से वो जो स्टोरी है वो तीसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता था, या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये सारी जो स्टोरीज है वो ऑरली फ्लो करते जाते थे, वो ऑरली ट्रांसमिट होते जाते थे। एंड फिर बहुत बाद में इन सारी स्टोरीज को लिखा गया इन सारे बुक्स में, जैसे कि जताकास एंड पंचतंत्र। सो इन्हीं सारी स्टोरीज को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद हिस्टोरियंस को पहले के टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये सारी जो स्टोरीज है वो बेसिकली ऑरली पहले के टाइम पीरियड से ही ट्रांसमिट होते हुए आ रहा है। सो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हिस्टोरियंस जताका एंड पंचतंत्र जैसे बुक्स में जो भी स्टोरीज लिखा हुआ रहता है, सो उन सारी स्टोरीज को अच्छी तरीके से एग्जामिन करके पहले के टाइम पीरियड के ऑर्डिनरी लोगों के थॉट्स एंड एक्सपीरियंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ना नेक्स्ट हमें जताकास के बारे में बता रखा है। सो जताकास ये जो बुक है, एंड इस बुक में जितने भी स्टोरीज वगैरह लिखा गया है, सो ये बेसिकली पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया है। सो पाली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक एंशियंट लैंग्वेज है। एंड ये सारी स्टोरीज आखिर किस टाइम पीरियड के दौरान लिखा गया था? सो मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सी,
यानी कि लगभग 500 सेंचुरी सीई के टाइम पीरियड के दौरान जताकास में वे सारे पुराने स्टोरीज को लिखा गया था पाली लैंग्वेज में। सो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, यानी कि हिस्टोरियंस बेसिकली हमने अभी डिस्कस किया कि स्टोरीज के थ्रू पहले के टाइम पीरियड के ऑर्डिनरी लोगों के एक्सपीरियंस एंड थॉट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। सो नाउ हमें एक एग्जाम्पल ही दे रखा है। एग्जाम्पल में हमें एक स्टोरी के बारे में बता रखा है एंड इस स्टोरी में किस तरीके से हम ऑर्डिनरी पीपल के थॉट्स या फिर एक्सपीरियंस को जान सकते हैं। सो उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है एंड इस स्टोरी के थ्रू ही हमें पता चल जाता है कि आखिर जब प्रजा होते थे वे लोग अपने किंग्स के बारे में क्या सोचते थे। सो हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर हमें इस एग्जाम्पल में ही मिल जाएगा। सो एग्जाम्पल में हमें एक स्टोरी के बारे में बता रखा है एंड उस स्टोरी का नाम था गंडा टिंडू जताका। सो इस स्टोरी में आखिर क्या डिस्क्राइब किया गया है? सो इस स्टोरी में एक विकेट किंग के बारे में बताया गया है। विकेट किंग यानी कि एक बहुत ही दुष्ट राजा या फिर एक बहुत ही क्रूएल राजा। एंड वो राजा अपने सब्जेक्ट्स को यानी कि अपने प्रजा को जिस तरीके से ट्रीट करते थे, सो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस स्टोरी में बता रखा है। सो द स्टोरी डिस्क्राइब्स द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ आ विकेट किंग, यानी कि इस स्टोरी में सब्जेक्ट्स के प्लाइट के बारे में बता रखा है, यानी कि उनके दुर्दशा के बारे में बता रखा है, उनके सिचुएशन या फिर वो लोग जो डिफिकल्टीज फील कर रहे थे, सो उन सारी डिफिकल्टीज के बारे में बता रखा है जब वो लोग एक दुष्ट राजा के कंट्रोल में थे। नाउ नेक्स्ट हमें इस स्टोरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रखा है कि एक दिन ये जो विकेट राजा था, ये जो बहुत ज़्यादा दुष्ट या फिर जो क्रूएल राजा था, वो एक दिन अपने प्रजा के पास जाता है इन डिस्गाइज, यानी कि अपने वेश को बदल के, ताकि वो इस चीज़ को फाइंड आउट कर सके कि आखिर राजा का जो प्रजा है वो राजा के बारे में क्या सोचता है। सो जब वो अपना वेश बदल के अपने प्रजा के पास जाता है एंड प्रजा से पूछता है कि आप अपने राजा के बारे में क्या सोचते हो, सो हर एक जो प्रजा थे, हर एक जो लोग थे, वे अपने राजा को बहुत ज़्यादा कर्स यानी कि अपने राजा के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल रहा था, राजा को दोष दे रहा था फॉर देयर मिसरीज, यानी कि उनके राज्य में जो इतनी ज़्यादा गरीबी है या फिर जितने भी सब्जेक्ट्स है वो लोग इतने ज़्यादा गरीब किस लिए हैं? बिकॉज ऑफ द किंग की वजह से ही। सो वो लोग राजा को बहुत ज़्यादा दोष दे रहे थे कि हमारी गरीबी का जो कारण है वो हमारे राजा की वजह से ही है। साथ ही साथ वे सारे ही सब्जेक्ट्स कंप्लेन कर रहे थे अपने राजा के बारे में कि रात के टाइम में वो बेसिकली रॉबर्स के द्वारा अटैक किए जाते हैं, यानी कि रात के टाइम पीरियड में चोर या फिर डाकू द्वारा वो लोग अटैक किए जाते हैं एंड सुबह के टाइम पीरियड में वो लोग राजा के टैक्स कलेक्टर द्वारा अटैक किए जाते हैं। सो इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। सो जितना भी गरीबी का जो दोष है वो अपने राजा को ही देते हैं कि राजा अच्छी तरीके से सिक्योरिटी नहीं रखता है विलेज में या फिर किंगडम में, जिसकी वजह से रात को चोरी होता है एंड सुबह के टाइम पीरियड में खुद राजा के जो टैक्स कलेक्टर होते हैं वे लोग हमसे बहुत ज़्यादा हाई टैक्स की डिमांड करते हैं। सो इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। सो इससे राजा को पता चलता है कि उनके जो प्रजा है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं एंड इस स्टोरी से हिस्टोरियंस को ये पता चलता है कि पहले के टाइम पीरियड में राजा का एंड उनके प्रजा का कैसा रिलेशन होता था। सो ऐसे सिचुएशन से स्केप करने के लिए, यानी कि जब सब्जेक्ट्स या फिर जो प्रजा होते थे वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे ऐसे सिचुएशन से कि दिन के टाइम पीरियड में टैक्स कलेक्टर उन्हें परेशान कर रहे हैं एंड रात में उन्हें चोर या फिर डाकू द्वारा परेशान किया जा रहा है। सो ऐसे सिचुएशन से भागने के लिए कभी कभार जो लोग होते थे वे लोग अपने विलेज को, घर परिवार को छोड़ छाड़ के फॉरेस्ट में रहने के लिए चले जाते हैं। सो इस स्टोरी से हमें क्लियरली पता चलता है द रिलेशन बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट। सो इस स्टोरी से हमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि आखिर जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जितने भी प्रजा थे, वे लोग अपने राजा के बारे में क्या सोचते थे। साथ ही साथ हमें इस स्टोरी से और एक चीज़ के बारे में पता लगता है कि जब भी किसी भी सब्जेक्ट को इन सारे डिफिकल्ट सिचुएशन से भागना पड़ता था, स्केप करना पड़ता था, देन वो बेसिकली अपने विलेज को छोड़ के फॉरेस्ट में छिप जाते थे, फॉरेस्ट में रहने के लिए चले जाते थे। नाउ नेक्स्ट हमें इंडिकेशन के बारे में बता रखा है, यानी कि ये जो स्टोरी है ये हमें किन किन बातों की तरफ इंडिकेट करता है। इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? सो ये जो स्टोरी है ये स्टोरी हमें इंडिकेट करता है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड हिज सब्जेक्ट, यानी कि एक राजा का अपने प्रजा के साथ, स्पेशली द रूरल पॉपुलेशन, यानी कि गांव में रहने वाले जो कॉमन पीपल थे, जो लोग थे, सो उनका अपने राजा के साथ कैसा रिलेशनशिप था। सो उस रिलेशनशिप को ही हमें इस स्टोरी में बता रखा है, उस रिलेशनशिप को ही इस स्टोरी में इंडिकेट किया गया है। सो एक राजा का अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत ही खराब रिलेशन था, वे दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, उन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन नहीं था।
क्योंकि अगर राजा का अपने प्रजा के साथ फ्रेंडली रिलेशन होता, देन प्रजा अपने राजा के बारे में कभी भी बुरा भला नहीं बोलते एंड राजा भी अपने प्रजा के ऊपर कुछ भी अत्याचार नहीं करते, उनके ऊपर हाई टैक्सेस को इम्पोज नहीं करते। साथ ही साथ इस स्टोरी से हमें और एक चीज़ के बारे में पता लगता है। ये स्टोरी हमें और एक चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो राजा होते थे, जो किंग्स होते थे, वे लोग अपने कॉफर्स को भरने के लिए, कॉफर्स का मतलब होता है तिजोरी, सो राजा अपनी तिजोरी को भरने के लिए अपने प्रजा के ऊपर हाई टैक्सेस को इम्पोज किया करते थे, हाई टैक्सेस का डिमांड किया करते थे। स्पेशली जो पीजेंट्स होते थे, यानी कि जो किसान होते थे, सो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था एंड पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए उन सारे हाई टैक्सेस को पे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। सो पीजेंट्स पर्टिकुलरली फाउंड सच डिमांड्स ऑप्रेसिव, यानी कि ये सारी जो टैक्सेस का डिमांड होता था वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव होता था, बहुत ज़्यादा अनफेयर होता था। सो इससे हमें और एक चीज़ के बारे में पता लगता है, जो किंग्स होते थे वो अपने प्रजा के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे हाई टैक्सेस को डिमांड करके। एंड ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन से, ऐसे ऑप्रेसिव सिचुएशन से बचने के लिए प्रजा के पास या फिर पीजेंट्स के पास एक ही ऑप्शन होता था, एक ही रास्ता होता था, वो था एस्केपिंग इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि वो लोग फॉरेस्ट की तरफ, जंगलों की तरफ भाग जाते थे। सो यही हमें जताका स्टोरी में बता रखा है। इस स्टोरी में हमें इस तरीके से राजा एंड उनके प्रजा के रिलेशन के बारे में बता रखा है कि राजा एंड उनका जो प्रजा का रिलेशन होता था वो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली रिलेशन होता था, बहुत ज़्यादा खराब रिलेशन होता था। सो इन सारी चीज़ों से हमें प्रजा अपने राजा के बारे में क्या सोचते थे उसके बारे में पता लगता है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत कंट्री साइड के बारे में भी पता लगता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में भी पता लगता है, रूरल एरियाज के बारे में भी पता लगता है कि रूरल एरियाज में रहने वाले जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर जो किंग होते थे वे लोग बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस को डिमांड करते थे एंड वो लोग इस सिचुएशन से बचने के लिए जंगल की तरफ भाग जाते थे। नाउ नेक्स्ट हमें कुछ दूसरे स्ट्रैटेजीज के बारे में बता रखा है जो कि पीजेंट्स यूज कर रहे थे उस डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर उस ऑप्रेसिव सिचुएशन से बाहर आने के लिए। सो पहले वो लोग क्या करते थे, पहले वो लोग सिंपली फॉरेस्ट की तरफ भाग जाते थे उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बचने के लिए, यानी कि उन्हें टैक्स ना पे करना पड़े। सो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट की तरफ भाग जाते थे। बट कोई भी पीजेंट कब तक फॉरेस्ट में रह सकता है, कब तक वो फॉरेस्ट में ऐसे भागे भागे फिर सकता है। सो किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। प्रॉब्लम से बच के या फिर प्रॉब्लम से भाग के आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए पीजेंट्स जो थे अब वो दूसरे स्ट्रैटेजीज का भी यूज कर रहे थे उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। जैसे कि उन्होंने अब ये सोचा कि क्यों ना हम अपने प्रोडक्शन को ही इंक्रीज कर दे टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर टैक्सेस, यानी कि राजा हमसे जितना ज़्यादा टैक्स मांग रहा है, सो उस टैक्सेस को पे करने के लिए क्यों ना हम अपने रेवेन्यू को ही इंक्रीज कर दे, अपने प्रोडक्शन को ही इंक्रीज कर दे, जिसके कारण से हम राजा के हाई टैक्सेस के डिमांड को फुलफिल कर सकेंगे, राजा के टैक्स को पे कर सकेंगे। सो अगर हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, देन प्रोडक्शन इंक्रीज होने से हमारा जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड जब हमारे पास ज़्यादा रेवेन्यू होगा देन हम टैक्स को पे कर सकते हैं। टैक्स को पे करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सो इसीलिए अब जो पीजेंट्स थे वे लोग अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे थे राजा के टैक्सेस के डिमांड को फुलफिल करने के लिए या फिर राजा के टैक्सेस को पे करने के लिए। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5.2। सो 5.2 में हमें उन्हीं सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में बता रखा है जो कि पीजेंट्स यूज कर रहे थे टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा देन हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा एंड अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो गया देन हम राजा के टैक्सेस को पे कर सकेंगे। सो पहला स्ट्रैटेजी जो कि पीजेंट्स यूज कर रहे थे टू इंक्रीज देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो था शिफ्ट टू प्लाव एग्रीकल्चर, यानी कि अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए वे लोग प्लाव एग्रीकल्चर की टेक्निक या फिर मेथड को यूज कर रहे थे। ना व्हाट इज प्लाव एग्रीकल्चर? प्लाव एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए अब प्लाव का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लाव का मतलब होता है हल। दैट मीन्स कि अब जो पीजेंट्स थे वे लोग अपने फील्ड में अच्छी तरीके से प्लाइंग कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ प्लाव, यानी कि हल की मदद से वो लोग अपने फील्ड में बहुत ही अच्छी तरीके से प्लाइंग कर रहे थे, अपने फील्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से जोत रहे थे एंड उसके बाद वो लोग सीड्स को स्प्रेड करते थे, उसके बाद वो लोग प्रोडक्शन को करते थे। सो अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छी तरीके से प्लाइंग करने के बाद प्रोडक्शन करेंगे देन उससे जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, हमें प्लांट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलता है। सो अब पीजेंट्स अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए प्लाव एग्रीकल्चर मेथड या फिर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करने लगे, जिसमें वे लोग सबसे पहले अपने फील्ड को अच्छी तरीके से प्लाव के हेल्प से जोतते थे एंड उसके बाद ही प्रोडक्शन किया करते थे। सो इससे हमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिलता है।
सो ये जो स्ट्रैटेजी है या फिर ये जो मेथड है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, दैट इज द प्लाव एग्रीकल्चर। सो ये स्ट्रैटेजी हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किस किस पार्ट में देखने को मिलता है या फिर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किस किस एरिया में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सो ये जो स्ट्रैटेजी है ये स्प्रेड होता है इन द फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज सच एज दोज ऑफ द गंगा एंड द कावेरी, यानी कि गंगा एंड कावेरी जैसे रिवर वैलीज के आसपास में जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल होता है, जो फर्टाइल एलुवियल लैंड होता है, सो उन्हीं सारी जगहों में इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाने लगा फ्रॉम 6th सेंचुरी BC। सो प्लाव एग्रीकल्चर में हमें क्या देखने को मिलता है? सो जो प्लाउशेयर होता है, प्लाउशेयर का मतलब होता है हल का जो धार होता है जो कि बेसिकली आयरन टिप्ड होता है, यानी कि आयरन से बनाया जाता है। सो प्लाउशेयर का इस्तेमाल किया जाता है एलुवियल सॉइल को बहुत ही अच्छी तरीके से टर्न करने के लिए ऐसे एरियाज में जिन सारे एरियाज में बहुत ज़्यादा अच्छा रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो मेथड है, ये जो स्ट्रैटेजी है प्लाव एग्रीकल्चर, ये बेसिकली ऐसे एरियाज में ही यूज़ किया जाता था जिन सारे एरियाज में बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता था या फिर जिन सारे एरियाज में हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। सो उन्हीं सारे एरियाज में प्लाव एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया जाता था, प्लाउशेयर का इस्तेमाल किया जाता था उन सारे एरियाज के सॉइल को अच्छी तरीके से टर्न करने के लिए। सो ये पहला स्ट्रैटेजी था। सो प्लाव एग्रीकल्चर की वजह से हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा था। सो इस स्ट्रैटेजी को पीजेंट्स यूज़ कर रहे थे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। नाउ अगर हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करें, स्ट्रैटेजी नंबर 2, सो दूसरा जो स्ट्रैटेजी था जो कि पीजेंट्स यूज़ कर रहे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, वो था ट्रांसप्लांटेशन। सो ट्रांसप्लांटेशन ये जो मेथड या फिर ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेसिकली पैडी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि चावल या फिर धान के कल्टीवेशन के लिए इस मेथड या फिर इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेसिकली ऐसे एरियाज में ही यूज़ किया जाता है जिन सारे एरियाज में बहुत ज़्यादा पानी होता है। सो आखिर ट्रांसप्लांटेशन के मेथड से किस तरीके से कल्टीवेशन किया जाता है? सो जो भी पीजन होता है सबसे पहले तो वो अपने फील्ड में सीड्स को ब्रॉडकास्ट करता है, यानी कि बीज को बोता है या फिर बीज को स्प्रेड कर देता है। एंड फिर कुछ दिनों के बाद जब उन सारे सीड्स में से सैपलिंग का ग्रोथ होता है, यानी कि पौधे निकलने लगता है, तो उन सारे पौधों को, उन सारे सैपलिंग को वो लोग दूसरे फील्ड में ग्रो कर देते हैं, दूसरे फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जो कि बेसिकली वाटर लॉक्ड फील्ड होता है, यानी कि ऐसा फील्ड जिस फील्ड में बहुत ज़्यादा पानी है। सो ऐसे फील्ड में ही वो लोग उन सारे सैपलिंग को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, दोबारा से प्लांट कर देते हैं। सो इससे क्या होता है, इससे उन सारे सैपलिंग का सर्वाइवल का जो रेशियो होता है, जो पॉसिबिलिटी होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमें बहुत ज़्यादा हायर यील्ड्स यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। सो इसी स्ट्रैटेजी या फिर इसी मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों के द्वारा, पीजेंट्स के द्वारा अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सो गंगा वैली के कुछ कुछ पार्ट्स में बेसिकली पैडी का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन। सो इस मेथड या फिर इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के बाद गंगा वैली के आसपास के रीजन में पैडी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। बट ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो मेथड है ट्रांसप्लांटेशन का, ये एक बैक ब्रेकिंग वर्क है फॉर द प्रोड्यूसर। सो बैक ब्रेकिंग का मतलब होता है कमर तोड़ मेहनत। सो ये जो ट्रांसप्लांटेशन का मेथड है ये एक बहुत ही हार्ड वर्किंग मेथड है, क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर को 2 बार प्लांटेशन करना पड़ता है, बट इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है ना। नेक्स्ट हमें रेस्ट्रिक्शन के बारे में बता रखा है, यानी कि ये जो प्लाव एग्रीकल्चर का मेथड था, सो ये जो मेथड था ये किन किन एरियाज में रेस्ट्रिक्टेड था, यानी कि किन सारे एरियाज में इस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। सो प्लाव एग्रीकल्चर का जो मेथड था, जो स्ट्रैटेजी था जिसमें आयरन प्लाउशेयर का इस्तेमाल किया जाता था, सो ये जो मेथड था इसकी वजह से हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। बट इस स्ट्रैटेजी या फिर इस मेथड का जो यूज़ था वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड था टू सर्टन पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ कुछ हिस्सों में ही, कुछ कुछ पार्ट्स में ही इस मेथड का यूज़ किया जाता था प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सो ऐसे कल्टीवेटर्स, ऐसे किसान या फिर ऐसे पीजेंट्स जो कि बेसिकली ऐसे एरियाज में, ऐसे फील्ड में प्रोडक्शन करते थे जो कि सेमी एरिड होता था। सो सेमी एरिड लैंड बेसिकली ऐसे लैंड को या फिर ऐसे एरियाज को कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पंजाब एंड राजस्थान के कुछ पार्ट्स में आपको सेमी एरिड लैंड देखने को मिलेगा। सो ऐसे एरियाज में या फिर ऐसे लैंड या फिर ऐसे फील्ड में काम करने वाले जो कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने प्लाव एग्रीकल्चर जैसे मेथड को, प्लाव एग्रीकल्चर जैसे स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट नहीं किया था टिल द 20th सेंचुरी,
यानी कि प्लाव एग्रीकल्चर का जो मेथड है, जो टेक्निक है, उसकी शुरुआत हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग 6th सेंचुरी BC में ही हो गया था। बट इन सारे एरियाज में वर्क करने वाले जो पीजेंट्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने इन सारे एरियाज में उस मेथड को अडॉप्ट नहीं किया था, उस मेथड को यूज नहीं किया था लगभग 20th सेंचुरी तक। एंड 20th सेंचुरी के बाद से वे लोग इन सारे एरियाज में प्लाव एग्रीकल्चर जैसे मेथड को यूज करने लगे। नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ऐसे कल्टीवेटर्स जो कि हिली ट्रैक्स में रहा करते थे, हिली ट्रैक्स में कल्टीवेशन किया करते थे। सो हिली ट्रैक्स का मतलब होता है पहाड़ी इलाके, जैसे कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड जो सेंट्रल पार्ट्स है, सो उन सारे पार्ट्स में आपको हिली ट्रैक्स देखने को मिलेगा। सो उन सारे एरियाज में कल्टीवेशन करने वाले जो कल्टीवेटर्स थे, वे लोग बेसिकली हो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया करते थे, हो एग्रीकल्चर मेथड का यूज किया करते थे प्रोडक्शन करने के लिए। सो हो एग्रीकल्चर क्या होता है? सो जैसे कि प्लाव एग्रीकल्चर में प्लाव का इस्तेमाल किया जाता है कल्टीवेशन करने के लिए, सिमिलरली हो एग्रीकल्चर में हो का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कुदाल का इस्तेमाल किया जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। सो उन सारे टेरेन में, यानी कि उन सारे फील्ड में, उन सारे एरियाज में ये जो मेथड है हो एग्रीकल्चर का, ये बहुत ही अच्छी तरीके से सूट होता है। सो इसीलिए उन सारे एरियाज में रहने वाले जो कल्टीवेटर्स थे, वे लोग हो एग्रीकल्चर मेथड का ही इस्तेमाल करते थे, इसी मेथड को प्रैक्टिस किया करते थे। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लाव एग्रीकल्चर का जो मेथड था, उसकी शुरुआत 6th सेंचुरी BC से ही हो जाता है। बट ये जो मेथड है, ये जो स्ट्रैटेजी है, वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ कुछ पार्ट्स में ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है। ऐसे एरियाज जो कि सेमी एरिड होते थे, या फिर ऐसे एरियाज जो कि बेसिकली हिली ट्रैक्स होते थे, सो उन सारे एरियाज में अलग मेथड या फिर अलग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट हमें तीसरे स्ट्रैटेजी के बारे में बता रखा है, जो कि पीजेंट्स यूज कर रहे थे टू इंक्रीज देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो तीसरा स्ट्रैटेजी जो कि पीजेंट्स अडॉप्ट कर रहे थे, जो कि पीजेंट्स यूज कर रहे थे टू इंक्रीज देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो था द यूज ऑफ इरिगेशन। सो इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट। सो अगर आप अपने फील्ड में अच्छी तरीके से वाटर को सप्लाई करेंगे, अगर आप अपने फील्ड में एक अच्छा इरिगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, देन इसके कारण से भी हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। सो बेसिकली ऐसे एरियाज, जिन सारे एरियाज में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिन सारे एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, सो उन सारे एरियाज में प्लांट्स का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है। बट ऐसे एरियाज, जिन सारे एरियाज में प्लांट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पानी मिलता है, बहुत ही अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी होता है, सो उन सारे एरियाज में भी हमें प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। सो तीसरा स्ट्रैटेजी जो कि पीजेंट्स ने अडॉप्ट किया टू इंक्रीज देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो था द यूज ऑफ इरिगेशन, यानी कि अब हम अपने प्लांट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से वाटर प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से वाटर सप्लाई करेंगे, जिसके कारण से हमें अपने प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो आखिर पीजेंट्स किस तरीके से अपने प्लांट्स में वाटर को सप्लाई करते थे, या फिर कहाँ से वो लोग पानी को सप्लाई किया करते थे, किन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे इरिगेशन के लिए? सो पहला है वेल्स, दूसरा है टैंक्स एंड तीसरा है कैनल्स। सो ये तीन इंपॉर्टेंट इरिगेशन टेक्निक था जिसका वो लोग इस्तेमाल करते थे अपने फील्ड में पानी प्रोवाइड करने के लिए, अपने फील्ड में वाटर को सप्लाई करने के लिए। पहला है वेल्स, यानी कि वे लोग कुएं का पानी का इस्तेमाल करते थे इरिगेशन के लिए। दूसरा है टैंक्स, यानी कि टैंक्स में भी पानी जो स्टोर रहता है, सो उन सारे स्टोर वाटर का भी इस्तेमाल करते थे। साथ ही वो लोग कैनल्स को भी कंस्ट्रक्ट करते थे, कैनल्स का पानी का भी इस्तेमाल करते थे अपने फील्ड में इरिगेशन फैसिलिटी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, अपने प्लांट्स को अच्छी तरीके से पानी प्रोवाइड करने के लिए। सो इरिगेशन के लिए जो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, सो आखिर इन तीनों चीज़ों को कौन कंस्ट्रक्ट करवाया जाता था? सो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतने सारे कुएं को खुदवाए या फिर टैंक्स को बनाए या फिर कैनल्स को कंस्ट्रक्ट करे। सो आखिर कौन लोग इन सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया करते थे ताकि इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो? सो इंडिविजुअल्स के अलावा ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ भी होते थे जो कि मिलकर इन सारे इरिगेशन वर्क को कंस्ट्रक्ट किया करते थे। सो इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें, सो इंडिविजुअल्स में पावरफुल मैन भी इंक्लूडेड होते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल किंग्स। सो किंग्स भी हेल्प करते थे पीजेंट्स की इन सारे इरिगेशन वर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एंड किंग्स जो होते थे वही लोग अपने इंस्क्रिप्शन में इन सारे एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके रखते थे। एंड जब हिस्टोरियंस को ये सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि जो इंडिविजुअल्स होते थे, जो किंग्स होते थे, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ होते थे जो कि इरिगेशन वर्क को कंस्ट्रक्ट करवाते थे। एंड उसके थ्रू वो लोग फिर अपने फील्ड में इरिगेशन को अच्छी तरीके से प्रोवाइड करते थे, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से वाटर को सप्लाई करते थे अपने फील्ड में। एंड अगेन इस स्ट्रैटेजी की वजह से प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता था, हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज
इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी या फिर 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में जाना जो कि पीजेंट्स यूज कर रहे थे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि अगर उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा दैट मीन्स कि रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छी तरीके से जनरेट होगा, एंड अगर उनका रेवेन्यू अच्छी तरीके से जनरेट होगा दैट मीन्स कि वो लोग किंग की जो टैक्स का डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे, किंग ने जो भी हाई टैक्स की डिमांड की है उसको पे कर सकेंगे। सो पहला स्ट्रैटेजी था प्लाव एग्रीकल्चर, दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए प्लाव का इस्तेमाल करना, हल का इस्तेमाल करना। दूसरा स्ट्रैटेजी था ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें एक बार नहीं बल्कि 2 बार प्लांट्स को प्लांट किया जाता है। एंड तीसरा स्ट्रैटेजी है द यूज ऑफ इरिगेशन, यानी कि अच्छी तरीके से प्लांट्स में वाटर को सप्लाई करना। सो इन तीनों स्ट्रैटेजीज के द्वारा, इन तीनों मेथड्स के द्वारा ही जो पीजेंट्स थे वे लोग अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 5.3, जिस टॉपिक का नाम है डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। सो इस टॉपिक में हम लोग अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड उन सारे रूरल सोसाइटी में रहने वाले जो कॉमन पीपल थे, सो क्या उनमें कोई भी डिफरेंसेस होता था, क्या उनमें कोई भी भेदभाव होता था, क्या वो लोग किसी भी कैटेगरीज में डिवाइडेड थे या नहीं। सो इन सारी चीज़ों के बारे में ही हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो अभी हमने लास्ट टॉपिक में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया जो कि पीजेंट्स यूज कर रहे थे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सो उन सारे स्ट्रैटेजीज एंड टेक्नोलॉजीज की वजह से बेशक हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, बट इसका जो बेनिफिट था, इसका जो रिजल्ट था, वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अनइवन था, यानी कि वो सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट की वजह से जो भी बेनिफिट्स मिल रहा था, जो भी फायदा मिल रहा था, वो सोसाइटी में रहने वाले हर एक लोगों को नहीं मिल रहा था। सो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो बेनिफिट है, वो बहुत ज़्यादा अनइक्वली अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड था ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि हिस्टोरियंस को जो कुछ भी एविडेंस मिलता है, जो कुछ भी उन्हें सोर्सेस मिलता है, सो उन सारे एविडेंस, उन सारे सोर्सेस से उन्हें ये पता चलता है कि ऐसे लोग जो कि एग्रीकल्चर में इंगेज थे, यानी कि जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को करते थे, सो ऐसे लोगों में हमें एक ग्रोइंग डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, यानी कि सोसाइटी में ऐसे लोगों में हमें बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। सो आखिर हिस्टोरियंस इन सारे डिफरेंशिएशन के बारे में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सो जैसे कि हमने 5th टॉपिक के स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस किया कि हिस्टोरियंस बेसिकली स्टोरीज के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, स्टोरीज को ही एक सोर्स के रूप में यूज करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट द कॉमन पीपल। सो बेसिकली जितने भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के स्टोरीज थे, सो उन सारी स्टोरीज को पढ़ने के बाद ही हिस्टोरियंस को ये पता चलता है कि आखिर रूरल सोसाइटी में जो लोग होते थे, क्या उनमें कोई डिफरेंसेस होता था या फिर नहीं। सो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के स्टोरीज के अकॉर्डिंग हमें 3 कैटेगरीज के कल्टीवेटर्स के बारे में बता रखा है, 3 कैटेगरीज के पीजेंट्स के बारे में बता रखा है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज थे इन रूरल सोसाइटी। सो पहला है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यानी कि ऐसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स जिनके पास लैंड नहीं होते थे एंड जो दूसरे के लैंड में वर्क करते थे। सो पहला कैटेगरी ये है। दूसरा कैटेगरी है स्मॉल पीजेंट्स, यानी कि ऐसे किसान जिनके पास ज़्यादा तो लैंड नहीं होता था, छोटा ही लैंड होता था, बट खुद का लैंड होता था, वो लोग अपने खुद के लैंड में प्रोडक्शन करते थे। एंड तीसरा है लार्ज लैंड होल्डर्स, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी एंड वो लोग अपनी जमीनों में खुद प्रोडक्शन नहीं करते थे, बल्कि ये सारे जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे वही लोग इन सारे लोगों के फील्ड में काम किया करते थे। सो इनके पास बहुत सारे लैंड्स वगैरह होते थे। सो इन्हीं 3 कैटेगरीज के बारे में हमें इन सारे स्टोरीज में बता रखा है। सो इन तीनों कैटेगरीज को देखने के बाद ही हमें ये पता लग जाता है कि ऐसे लोग जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंगेज थे, सो उनके बीच में डिफरेंशिएशन होता था, यानी कि उनके बीच में अंतर होता था, भेदभाव होता था ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जो दूसरे एंड जो तीसरे कैटेगरीज के पीजेंट्स थे, यानी कि जो स्मॉल पीजेंट्स थे एंड जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे, सो उन लोगों को पाली टैक्स में गृहपति टर्म से इंडिकेट किया जाता था, यानी कि स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स को इंडिकेट करने के लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता था जिसको कहा जाता है गृहपति, जो कि हमें पाली टैक्स में देखने को मिला है। यानी कि पाली लैंग्वेज में जितने भी हिस्टोरियंस को टैक्स वगैरह मिले हैं, जो भी रिटन मटेरियल मिला है, सो उन सारे टैक्स में बेसिकली स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स के लिए गृहपति टर्म का इस्तेमाल किया जाता था।
नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ये जो लार्ज लैंड होल्डर्स होते थे, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, एंड जो विलेज के हेडमैन होते थे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि विलेज को कंट्रोल करता है, जो कि विलेज का सरपंच हुआ करता था। सो विलेज का जो हेडमैन होता है, उनका जो पोजीशन था वो हेरिडिटरी था। हेरिडिटरी यानी कि बाई चांस अगर उस विलेज हेडमैन का डेथ हो जाता है, देन नेक्स्ट जो विलेज का हेडमैन बनेगा, जो नेक्स्ट सरपंच बनेगा, देन वो उसका बेटा ही बनेगा। सो इस सिस्टम को हेरिडिटरी सिस्टम कहा जाता है। सो विलेज हेडमैन का जो पोजीशन था वो बेसिकली हेरिडिटरी था। सो विलेज के जो हेडमैन होते थे, विलेज का जो सरपंच होता था, एंड जो लार्ज लैंड होल्डर्स होता था, वे लोग विलेज के पावरफुल फिगर्स होते थे। वे लोग विलेज में पावरफुल फिगर के रूप में इमर्ज होते हैं। एंड इवन ये लोग दूसरे कल्टिवेटर्स को, जो स्मॉल कल्टिवेटर्स है, जो स्मॉल पीजन्स है, उन लोगों को कंट्रोल भी किया करते थे। सो विद दिस हमने इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से जान लिया कि रूरल सोसाइटी में हमें किस तरीके से डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट हमें गृहपति जो टर्म है, इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे रखा है, यानी कि इसके एक्चुअल मीनिंग के बारे में बता रखा है। सो हो सकता है कि गृहपति टर्म को स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बट गृहपति टर्म का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो अलग होता है। सो उसी के बारे में हमें बता रखा है। सो गृहपति जो टर्म है, ये बेसिकली किसी भी हाउस होल्ड का मतलब होता है किसी भी घर या फिर परिवार का जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, या फिर जो मास्टर होता है, यानी कि जो लॉर्ड होता है, या फिर जो हेड होता है, यानी कि जो मुखिया होता है। सो उसी को इंडिकेट करने के लिए गृहपति टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सो किसी भी घर परिवार का जो ओनर, जो मास्टर या फिर जो हेड होता है, उसी को गृहपति बोला जाता है। इवन गृहपति किन किन लोगों के ऊपर अपने पावर को एक्सरसाइज करता था, वो किन किन लोगों के ऊपर अपने कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सकता था। सो उस घर परिवार में रहने वाले जितने भी वुमेन होती थी, जितने भी चिल्ड्रंस होते थे, जितने भी स्लेव्स होते थे, एंड जितने भी वर्कर्स होते थे, सो हाउस होल्ड में रहने वाले हर एक लोगों के ऊपर किसका कंट्रोल होता था? सो बेसिकली गृहपति का ही हर एक लोगों के ऊपर कंट्रोल होता था, जो कि कॉमन रेजिडेंस को शेयर करते थे, यानी कि कॉमन घर में रहा करते थे। इसके अलावा हमें यह भी बता रखा है कि घर का जो गृहपति होता था, उसका घर के हर एक रिसोर्सेज के ऊपर भी अधिकार होता था। घर के हर एक रिसोर्सेज का जो ओनर होता था, वो भी घर का गृहपति ही होता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल घर का जो लैंड है, जिस लैंड में घर को बनाया गया है, इसके अलावा उस घर में जितने भी एनिमल्स है, या फिर उस घर में बाकी जितने भी सामान है, सो हर एक चीज के ऊपर गृहपति का ही कंट्रोल हुआ करता था। साथ ही साथ हमें ये भी बता रखा है कि ये जो टर्म है गृहपति, ये में भी कभी कभार ऐसे लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था जो कि अर्बन इलाइट से बिलोंग करते थे। अर्बन इलाइट यानी कि शहरों में रहने वाले जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं, सो उन लोगों को भी इंडिकेट करने के लिए गृहपति टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेल्दी मर्चेंट्स, यानी कि जितने भी रिच मर्चेंट्स थे, जितने भी रिच व्यापारी थे, सो उनके लिए भी गृहपति टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। सो गृहपति टर्म को कभी कभार स्टेटस को मार्क करने के लिए भी यूज किया जाता था। सो गृहपति ये जो टर्म है, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है द ओनर ऑफ ए हाउस होल्ड, बट इस टर्म का इस्तेमाल कभी कभार वेल्दी मर्चेंट्स के लिए, या फिर जितने भी स्मॉल पीजेंट्स होते थे, या फिर जो लार्ज लैंड होल्डर्स होते थे, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ना नेक्स्ट हमें साउथ इंडिया के बारे में बता रखा है कि आखिर साउथ इंडियन सोसाइटी में भी क्या कुछ डिफरेंसेस होते थे या फिर नहीं। क्या साउथ इंडिया के रूरल सोसाइटी में भी हमें अलग अलग कैटेगरीज के लोग देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। सो साउथ इंडिया के बारे में हमें किस तरीके से पता चलता है, साउथ इंडिया के बारे में जो भी हिस्ट्री है, जो भी इतिहास है, वो हमें कौन से सोर्सेज से पता चलता है। सो साउथ इंडिया में बेसिकली जो अर्ली तमिल लिटरेचर है, जिसका नाम है संगम टेक्स्ट, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो संगम टेक्स्ट से ही हमें साउथ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। सो इवन संगम टेक्स्ट में भी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि विलेजेस में रहा करते थे, यानी कि साउथ इंडिया के विलेजेस में रूरल सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होते थे, उनमें भी हमें कुछ डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिलते हैं। जैसे कि साउथ इंडिया के विलेजेस में रहने वाले जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते थे, वे होते थे लार्ज लैंड ओनर्स, जिन लोगों को तमिल में वेलालार कहा जाता था। जो दूसरे कैटेगरी के लोग होते थे, वे होते थे प्लाउमैन, जिन लोगों को तमिल में उजावार कहा जाता था। एंड जो तीसरे कैटेगरी के लोग होते थे, वे होते थे स्लेव्स, जिन लोगों को तमिल में अदिमई कहा जाता था। सो हमें साउथ इंडिया के विलेजेस में भी, साउथ इंडिया के रूरल सोसाइटी में भी ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के लोग देखने को मिलते हैं। सो आखिर ये जो डिफरेंसेस था, वो किस बेसिस पे किया जाता था? सो डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज,
यानी कि ये जो डिफरेंसेस होता था वो बेसिकली 3 चीज़ों के बेसिस पे किया जाता था। पहला है लैंड, दूसरा है लेबर एंड तीसरा है न्यू टेक्नोलॉजीज। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा लैंड, लेबर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज है, सो वो लोग पहले कैटेगरी में आ जाते थे। ऐसे लोग जिनके पास मीडियम लैंड, लेबर या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज है, वो लोग सेकेंड कैटेगरी में आ जाते थे। एंड ऐसे लोग जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होते थे, सो वो लोग थर्ड कैटेगरीज में आ जाते थे। सो डिफ्रेंशिएशन का या फिर डिफरेंसेस का जो बेसिस था वो बेसिकली लैंड, लेबर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज ही था। सो इससे हमें क्या पता चलता है, इस सिचुएशन से हमें क्या पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है अबाउट द कंट्रोल ओवर लैंड, ये एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है। दैट मीन्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंड को कौन कंट्रोल किया करते थे। एंड इवन इन सारी चीज़ों के बारे में लीगल टेक्स्ट में भी मेंशन किया गया है। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 5.3 भी कंप्लीट होता है। सो टॉपिक नंबर 5.4 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इस वीडियो को एंड करेंगे। सो पेज नंबर 39 एंड 34 में आपको 2 इम्पॉर्टेंट बॉक्स देखने को मिलेगा अपने बुक में। सो उन इम्पॉर्टेंट बॉक्सेस में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखा है जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले उन सारे बॉक्सेस में मनुस्मृति के बारे में बता रखा है। सो मनुस्मृति हमारे अर्ली इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी कि एंशियंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। एंड मनुस्मृति को किस टाइम पीरियड के दौरान कंपोज किया गया था? सो मनुस्मृति को बेसिकली 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 2nd सेंचुरी CE के टाइम पीरियड के बीच में ही कंपोज किया गया था। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कि मनुस्मृति को किस लैंग्वेज में लिखा गया था या फिर किस टाइम पीरियड के दौरान कंपोज किया गया था। सो मनुस्मृति के अलावा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हर्षचरिता। सो हर्षचरिता क्या है? सो हर्षचरिता बेसिकली हर्षवर्धना का एक बायोग्राफी है। सो बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का जो लाइफ स्टोरी होता है, जो लाइफ हिस्ट्री होता है या फिर जो जीवनी होता है, उसी को बायोग्राफी कहा जाता है। सो उस टाइम पीरियड के कन्नौज के जो रूलर थे जिनका नाम था हर्षवर्धना, सो हर्षवर्धना के एक कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था बानावट्टा। सो बानावट्टा ने ही अपने रूलर हर्षवर्धना का एक बायोग्राफी लिखा था संस्कृत लैंग्वेज में, एंड उसी बायोग्राफी को हर्षचरिता कहा जाता है। एंड बानावट्टा ने किस टाइम पीरियड के दौरान हर्षचरिता को लिखा था? सो करीब 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान बानावट्टा ने हर्षचरिता को लिखा था जो कि उनके राजा हर्षवर्धना का एक बायोग्राफी था। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्षचरिता किसका बायोग्राफी है या फिर किस लैंग्वेज में लिखा गया है, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किनके द्वारा लिखा गया है। सो हर्षचरित्रा बानावट्टा के द्वारा लिखा गया था जो कि हर्षवर्धना के ही एक कोर्ट पोएट थे, यानी कि उनके राज दरबार के ही एक पोएट थे। सो विद दिस हमने टॉपिक नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लिया जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 5.4 से स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगी। सो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज़ कमेंट में डाउन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड प्लीज़ कमेंट में डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो विद दिस आज का ये वीडियो फाइनली एंड करते हैं। सो नाउ सी ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।